देखिए, आज हम कौन सा BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को पढ़े। इससे पहले जो एक्ट चलता था उस एक्ट को हम क्या बोलते थे? CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक है, 1973 फोर में तो लागू हुई थी। बना कब था? 1973। फिर उसके बाद में अब संसद ने एक नया एक्ट पेश किया और उन्हें ये लगा कि भाई जो पुराने कानून और नई टेक्नोलॉजी जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे। तो पुराना कानून और जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपस में मैच नहीं कर रहे, इसलिए क्रिमिनल लॉ में प्रस्ताव पारित किया गया और 2023 में 3 नए एक्ट संसद में पेश किए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसके स्थान पर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। IPC की जगह 2000 और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 एक्ट पारित किए और 3 एक्ट पारित होने के बाद जो भी क्रिमिनल के वकील थे सब अनपढ़ हो गए। कोई भी बात होती है कि भाई ये धारा वो कौन सी थी, वो पुरानी की कौन सी थी, वो मैच कराओ। नहीं सुंदर जी, वो पुरानी की लेकर के आओ। तो पुरानी में क्या था?
सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई पुराने एक्टों की कोडिंग और नए एक्टों की कोडिंग सेम नहीं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस किया गया है वो किसका किया गया है? कोडिंग का किया। वहां कोडिंग अगर सेम रख करके कुछ एडिशनल बात जोड़नी थी तो जोड़ देते। तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7% डिफरेंस है नई टेक्नोलॉजी के साथ। उसको तो एक एक्ट में जोड़ा जा सकता था नई धाराओं के साथ भी। लेकिन फिर भी नया एक्ट बना दिया। तो हमें तो क्या करना है? नया एक्ट ही पढ़ना। अब पढ़ेंगे कैसे? कि भाई पहले हमारे को करीब करीब जितने भी हैं कुछ नए बच्चों को छोड़ करके सीआरपीसी सभी को करीब करीब आते हैं। हम क्या करते हैं कि सीआरपीसी से बीएनएसएस की तुलना करते हैं कि सीआरपीसी की ये धारा बीएनएसएस में कहाँ है। अरे भाई ये तो हमारे को पता है। अब तो ये देखो कि बीएनएस की धारा जो है वो सीआरपीसी में कहाँ है। क्योंकि सीआरपीसी वाली तो पता है। जैसे आप ये देख रहे हो कि सेक्शन 1 है तो वहां पर भी सेक्शन 1 ही है। 2 है तो वहां पर भी 2 ही है। लेकिन ये 3 और वो 3 अलग अलग हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हमारे यहाँ 2023 में नया एक्ट बना दिया गया और उसका ऑब्जेक्ट क्या था? अब आपको एक चीज देखो। सीपीसी कब की है? 1908। सीपीसी बनी 1908। एक बात आई सामने। सीपीसी क्या है? प्रोसीजर लॉ। भाई देखो, एक्स ने वाई का मर्डर किया। एक्स ने चोरी की। ठीक। आदिवासी एरिया में भी वो चोरी रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? वहां पर भी वो मर्डर रहेगा। सोसाइटी में भी मर्डर ही रहेगा। यानी हम बात करें कि जंगल में एक्स व्यक्ति गया घूमने और उस एक्स व्यक्ति की कुछ आदिवासी ले जा करके और क्या कर दिया? हत्या कर। वो भी मर्डर है। या मान लो किसी आदिवासी का शहर वालों ने मर्डर कर दिया होता तो वो भी मर्डर है। तो आईपीसी का तो लागू होने में कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजर लॉ है कि भाई किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे सजा दे। जैसे मान लो पहले था, आपने देखा होगा कि भाई किसी को दिक्कत है तो राजा के दरबार का जाके कंठा क्या करो? बचाओ। फिर राजा बुलवा लेता था न्याय का घंटा। वो कहता है क्या दिक्कत? वो के साहब मेरे साथ उस आदमी ने ऐसे किया। बुलाओ। क्या किया? वो के साहब हाथ काट दिया। काट दो। इसका भी हाथ काट दो। ये जस्टिस का तरीका था। भाई उन्होंने ये कहा कि भाई कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। तो चोरी की। तो चोरी होते ही हाथ पैर ऑटोमेटिक थोड़ी कट गए। क्या हुआ? वो व्यक्ति गया राजा के यहाँ घंटा बजाया। राजा ने उसे बुलाया पूछा। बुलवा करके उसने इंसाफ कर दिया जिले इलाई ने। नहीं। तो ये क्या था? प्रोसीजर। अब एक बात बताओ, सीआरपीसी में दे रखा है कि भाई पहले कोई भी अपराध होगा उसकी एफआईआर दर्ज होगी। फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आएगी। कोर्ट अपराधी पर चार्ज लगाएगा। फिर ट्रायल होगी। फिर डिसीजन होगा। अगर फिर पीओ का लाभ देंगे तो ये बात तो उसे ही पता चल सकती है जो सोसाइटी में रहता है। जो जंगल में उलूलू कर रहा है उसको ये बात पता है क्या? मान लो उसकी यहाँ पे चोरी हो गई तो वो कहाँ जाएगा? थाने में जाएगा। आगे बात। इसलिए आप ये सोचो कि 1908 के एक्ट में एक बात लिखी है क्या? कि जनजाति क्षेत्रों पर सीपीसी लागू नहीं।
जनजाति क्षेत्र कौन से होते हैं? यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज। शेड्यूल्ड ट्राइब से देखो, जब भारत आजाद हुआ तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(3) बनाया। क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये कहा 15(3), और इसमें ये कहा कि भाई जो SC ST और समाज में जो अन्य कोई वर्ग है, एजुकेशनल और क्या, भाई जो शैक्षणिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग। आगे बात, सामाजिक और सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड जो वर्ग है, उसको क्या करेंगे हम? डेवलप करें। किसको करेंगे? SC को, ST को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, और सोशल और एजुकेशनल बैड, इकोनॉमिकल नहीं, सोशल और इकोनॉमिकल, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम ओबीसी बोलते हैं, इसको हम क्या करेंगे? आरक्षण। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई साहब, हमने इस क्षेत्र को क्या कर दिया? क्या किया? SC ST को आरक्षण देने के लिए हम तैयार हो गए। किसको दे? कौन आएगा SC ST में? किसे कहेंगे आप SC और किसे कहोगे ST? तो इसलिए एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? 1953। और इस आयोग का नाम दिया गया काका कालेकर कमीशन आयोग। कब? 1953 में। और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की। इसने रिसर्च किया कि हम SC में किसे माने, ST में किसे माने। तो काका कालेकर आयोग ने कहा कि भाई SC में कौन आएगा? तो उन्होंने कहा SC में समाज की वो जातियां आएंगी। कौन सी? जो समाज की मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में है। कौन सी? क्राइटेरिया क्या बताया इन्होंने SC का? SC का क्राइटेरिया क्या बताया? जाति। कि वो कास्ट, जातियां जो समाज की मेन स्ट्रीम में, यानी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम का मतलब समझते, जो समाज में रहती है और जिसके बिना समाज का काम नहीं चल सकता। आगे बात समझ? ठीक। यानी वो जातियां जो समाज में रहती हैं और समाज का उनके बिना काम नहीं चलता। भाई देखो, हर जाति का अपना काम है। आगे बात समझ? भाई पहले जातियों के अनुसार ही काम होता था। कोई बनिया है, व्यापार करने का काम है, क्षेत्रीय का सुरक्षा करने का काम था, नाई था, बाल काटने का था, सुनार का काम था, किस चीज का, सोना बनाने का, आभूषण बनाने का, लुहार का काम था, लोहे के औजार बनाने का। आगे बात समझ में? किसी का चमड़ा बनाने का, किसी का सफाई करने का, हर अपना जाति के अनुसार क्या था, काम था। अब एक बात बताओ कि जैसे मान लो जिसकी सफाई करने की ड्यूटी है, सफाई कर्मचारी, वो कहता है हड़ताल, 3 दिन में जयपुर शहर सड़ जाता है। आप ये सोचो कि कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। 3 दिन अगर हड़ताल, तो इसका मतलब जयपुर का जो ओरिजिनल जयपुर है वो पूरा सड़ जाता है 3 दिन में। तो अब उनके बिना काम चल सकता है क्या? यानी समाज की वो जातियां जो समाज में रहती हैं, मेन स्ट्रीम में,
मेन स्ट्रीम का पार्ट, यानी उसके बिना काम नहीं चल सकता, यानी समाज का पार्ट है वो जाति। और इसकी और दूसरी क्वालिटी कि सामान्यतः ये क्या करते हैं, लोअर कैटेगरी का काम करते हैं। ये जातियां समाज में रहती हैं और कैसा काम करती हैं, निम्न श्रेणी का काम करती हैं। आगे फिर इसका दूसरा काम कि इन्हें अनटचेबल, सामान्यतः अछूत समझा जाता है, अनटचेबल। इन सारी जातियों को इन्होंने किस में डाल दिया, जो इस, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एसटी की। एसटी के लिए इन्होंने ये कहा कि एसटी भी क्या है, जातियां, लेकिन ये समाज में नहीं रहती, कहाँ रहती हैं, जंगलों में रहती है। यानी इन जातियों के बिना समाज का काम चल सकता है कि नहीं चल सकता, समाज को इन जातियों से कोई लेना देना नहीं। कहाँ रह रही है, जंगल। और जो शरीफ है वो तो वन्य उत्पादों से अपनी आजीविका चलाते हैं। और जो बदमाश है इनमें, वो चोरी लूट डकैती के आधार पर अपनी आजीविका क्या करते हैं, चलाते। अब एक बात बताओ, जो आदमी जंगल में रहता है उस पर आप समाज के नियम लागू कर सकते हो क्या, कब लागू कर सकते हो, बिल्कुल। कि यानी इन जातियों को पहले क्या करो, समाज की मेन स्ट्रीम में लेके, क्या करो, समाज की मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में इन जातियों को शामिल करो। और जब शामिल हो जाए तब क्या कर दो, नियम। यही बात कहां लिखी हुई थी, 1908 की सीपीसी, 1973 की सीआरपीसी, और यही बात 2023 की बीएनएस में भी लिखी। तो देख लो कि भारत ने कितना विकास किया, 125 साल में एसटी को समाज की मुख्य धारा में नहीं ला सकते। नहीं तो 2023 की सीआरपीसी में, सीबीएनएसएस में लिखी आपने ये बात, आपकी स्टार्टिंग कितनी गलत है। कि समाज का एक वर्ग 100 साल आपसे मुख्य धारा में नहीं है, क्या विकास हो रहा है। 2023 की में तो नहीं आना चाहिए था ये बात, 2100 साल में तो उन्हें जंगलों से समाज में नहीं ला सकते थे, लेकिन सरकारों ने इंटरेस्ट ही नहीं। आप 2023 में एक नया कानून बना रहे हो, समाज आज भी वही बात, कि उन्हें मेन स्ट्रीम में ले आते, कम से कम 2023 की बीएनएस बनाने से पहला अपना विकास तो बताते, कि 100 साल का भारत का विकास ही है। 1908 के एक्ट में भी वही बात है, 1973 की सीआरपीसी में भी वही बात है, 50 साल पहले। और आज भी 50 साल बाद 2023 में भी वही बात है, फिर कहीं का विकास, बताओ। 50 साल हो गए ना, 73 से लेकर 23 में,
50 साल में ये डेवलपमेंट है कि जहां थे वहीं आज सीआरपीसी के हिसाब से कि हम समाज में कितनी जनजातियां हैं, अगर आप डेवलप करना चाहते थे सिर्फ विकास की योजनाएं बनती, एनफोर्स नहीं होती। सीआरपीसी और बीएनएस सब जगह वही बात लिखी। सबसे पहला क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी, देखो मैंने कहा कि कोई भी एक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, भाई उस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए हमने नई सीआरपीसी बनाई और सेक्शन फर्स्ट हमसे चेंज नहीं हुआ आज तक। हुआ क्या? 100 साल पहले भी वही बात थी, 125 साल मान लो, 150 साल का, 73 में 23 में पूरा 50 साल का डिफरेंस। 50 साल की प्रोग्रेस भी यही है कि सेक्शन फर्स्ट हमसे चेंज नहीं हुआ। फिर हम किस चीज की सीआरपीसी बीएनएस बना रहे हैं और किस चीज की बीएसएफ, या हम लोगों को अभी तक मुख्य धारा में नहीं ला सकते, समाज का पार्ट नहीं बना सकते। कम से कम 2023 की इसमें बना रहे होते तो कम से कम ये तो होता कि अनुसूचित जाति, भाई जो अनुसूचित जाति आपको दिखती है और जो वास्तविकता में है उसको देखना हो तो उदयपुर की तरफ जाके देखना। अनुसूचित जनजाति क्या होती है, कितना डेवलपमेंट, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, उधर देखना। आज भी बहुत वही स्थिति, 100 साल पहले। तो हम यही डेवलप नहीं कर पाए तो नई एक्ट क्या बनाए। चलो भाई, वो तो हमारा एक क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट। अब जो बना दिया वो तो पढ़ना ही पड़ेगा और उसको हम आगे बढ़े। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएनएसएस का ऑब्जेक्ट, कि बीएनएसएस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो बीएनएस का सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि प्रक्रिया संहिता को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में सीआरपीसी को क्या करना, कनेक्ट कर। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है स्पीडी ट्रायल। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या कर दिया, हर मुकदमे की लिमिटेशन तय कर दी कि इतने दिन में इस मामले के अंतर्गत डिस्पोज होना जरूरी है, चाहे अक्यूज हो, उसकी एब्सेंस में भी हम क्या कर लेंगे, ट्रायल कर लेंगे। भाई साहब अगर 3 साल में आ गए तो अपील कर लो, अदरवाइज सजाए भुगतनी पड़ेगी। आगे बात, तीसरा जो प्रक्रिया संबंधी विधि है उसे कंसोलिडेट करना और अमेंड करना, संशोधन करने के लिए आती है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट, बीएनएसएस का ऑब्जेक्ट, पहला लिखिए, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, कि दंड प्रक्रिया संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकन और संशोधन करने के लिए।
दूसरा स्पीडी ट्रायल, जैसे जैसे एज ए स्पीडी ट्रायल। लिमिटेशन ऑफ ट्रायल, लिमिटेशन ऑफ ट्रायल, ट्रायल एब्सेंस इन अक्यूज, अक्यूज की अनुपस्थिति में ट्रायल, ट्रायल एब्सेंस ऑफ अक्यूज यानी अक्यूज की अनुपस्थिति में विचारण। एविडेंस, देखिए एविडेंस प्रोड्यूस इन कोर्ट बाय ऑडियो विजुअल, बाय ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी साक्ष्यों की न्यायालय में उपस्थिति किसे, श्रवण दर्शन साधनों के द्वारा। फिर तीसरा लिखिए, लीगल एड टू पुअर, लीगल एड टू पुअर, गरीब को विधिक सहायता। फिर चौथा, चौथा है कि प्रोसीजर लॉ को उसके साथ कनेक्ट करना, किसके साथ, टू कनेक्ट द प्रोसीजर लॉ, टू कनेक्ट द प्रोसीजर लॉ विथ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोसीजर लॉ को कनेक्ट करना, जोड़ना। ये चार मेन ऑब्जेक्ट किसके, कुछ भी लेते हैं कि बीएनएस के जो नई बनी है उसके क्या ऑब्जेक्ट, वे पुरानी में कंसोलिडेशन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, कुछ बातें और जोड़, ठीक है। फिर दूसरा स्पीडी ट्रायल, लीगल एड टू पुअर, और नया जो बात है वो टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोसीजर लॉ को क्या करना, कनेक्ट करना। इस उद्देश्य से इन्होंने बीएनएसएस बनाया। अब इन्होंने कहा कि भाई बीएनएस में सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, तो सेक्शन फर्स्ट में हमेशा पहला जो वर्ड आता है, लाइन आती है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टाइटल। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइटल, यानी संक्षिप्त नाम। तो इसका संक्षिप्त में नाम क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, बस केवल लिपि का फर्क, कि हिंदी में आपको देवनागरी में लिखना है और इंग्लिश में आपको रोमन लिपि में लिखना, ठीक। फिर बात आती है कि भाई ये लागू कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई पूरे भारत पे लागू होता है। कहाँ लागू होता है, लेकिन अब इसमें देखो चैप्टर 9, 9, 11 और 12, ये प्रिवेंटिव लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित, प्रिवेंटिव लॉ समझते हो,
अपराध करने से पहले रोकना। जैसे मेरे को पता चल गया है कि भाई आज ये मर्डर करने जा रहा है, और मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया, जा करके दिखा, ये कर पाएगा क्या मर्डर? इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। अब एक बात बताओ, चाहे आदिवासी हो चाहे आम नागरिक हो, प्रिवेंटिव लॉ तो सब पे लागू होगी। अपराध करने से पहले तो रोक ही सकते हैं। जैसे आदिवासी जा रहा है, पूछ भाई कहाँ जा रहा है, वो कहा साहब मारने जा रहा हूँ एक्स को, तो बैठ जा थोड़ी देर। आगे बात समझ। इन्होंने कहा कि जो प्रिवेंटिव लॉ से संबंधित हमारे चैप्टर है, कौन कौन सा? 9, 11 और 12। ये कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत, चाहे कैसा हो, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हो, नागालैंड हो या आम हो, सब जगह लागू। इन चैप्टर्स को छोड़कर बाकी चैप्टर्स किस पर? नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होंगे, डायरेक्टली लागू नहीं होंगे। कब लागू होंगे? स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, क्या? कि भाई उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर के स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, उन्हें मेन स्ट्रीम। कोई बात नहीं, मेन स्ट्रीम में आ गए। उसके बाद मेन स्ट्रीम में आ गए। मेन स्ट्रीम में आने के बाद में नेक्स्ट क्या है? फिर जितना आपने उनको समाज का पार्ट बनाया, अगर पूरा बना दिया तो कंप्लीट, पूरा नहीं बनाया तो पार्ट। आप अमेंडमेंट के साथ में उन पे सीआरपीसी के बाकी चैप्टर क्या कर सकते हो? लागू कर सकते हो। और ये 1 जुलाई, कब? 2000 से एनफोर्स, कब से? 1 जुलाई 2024 से ये एनफोर्स। ये बातें कहाँ लिख रखी हैं? सेक्शन फर्स्ट में लिख रखी है। 3 बातें क्या क्या? शो टाइटल, जूडक्शन कहाँ लागू होता है? टेरिटोरियल जूडक्शन की बात कर रहे हैं। और ये कब? 1 जुलाई 2024 से क्या है? ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेक्शन 2 है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन क्लोज। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन क्लोज। आगे बात समझ। जैसे मान लो आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करो, तो वहां के जो वर्ड जो यूज होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे एक हमारे गुरुजी थे, वो राजपूतों के एरिया में उन्हें नौकरी लगा दी, पढ़ाने चले गए स्कूल। तो राजपूतों में एक परंपरा है कि उनको अपनी जो भी लड़की होती है उसको बाईसा बोलता है, और अगर उसको छोरी बोल दी तो वो बहुत गलत मानता है। तो गुरु जी को ये बात पता नहीं, उन्होंने उस बच्ची को, एक बच्ची को बोल दिया कि ये छोरी। बच्ची ने अपने घर जाके शिकायत कर दी कि गुरु जी मुझे आज छोरी बोल। तो वो सारे परिवार वाले इकट्ठे होके गुरु जी को पीटने आ गए कि आपने हमारी बाईसा को छोरी कैसे बोला? नहीं। और एरिया में अगर हम बात करें तो चल सकता है यही बोलते, लेकिन पर्टिकुलर उस समाज में नहीं बोलते तो नहीं बोलते। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो पिटोगे। तो उस दिन तो चलो पिटने से बच गए, वो का आगे ध्यान रखना। वही बात एक एक्ट की हो, एक्ट में स्पेशली प्रोसीजर के लिए वर्ड यूज किए हुए होते हैं, और उन वर्डों का मीनिंग क्या होता है, उस मीनिंग की जो डिक्शनरी है ना, वो आपका सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज।
लेकिन हर बार हर शब्द एक जैसा अर्थ दे ये जरूरी नहीं। कई बार उसका अर्थ चेंज भी हो सकता है। कई बार क्या हो सकता है, उसका अर्थ चेंज भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर इसका अर्थ और कहीं चेंज हो रहा है तो बात दूसरी है, अदरवाइज इसका अर्थ क्या है, यही। जैसे केस में बताता हूँ। एक केस के फैक्ट ये थे, केस का नाम है आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1959 का केस है। कब का है? अब इस केस में क्या था, ए पति था, बी क्या थी, पत्नी, और सी कौन था, वो को जानते हो, वो था। तो इस पत्नी ने क्या किया, नहीं, इस पति सॉरी पत्नी ने क्या किया, अपने पति का घर छोड़ा, और छोड़ने के बाद ये सी के यहाँ आकर के रहने लगे। इस ए ने सी के खिलाफ 498 का एक कंप्लेंट कोर्ट में पेश की, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक। इसने कहा कि साहब, सीआरपीसी आईपीसी में क्या लिखा है कि भाई मैं गया हूँ, उसे इंस्टिगेट किया हूँ, बुलाया हूँ, फुसलाया हूँ, लेके आया हूँ, तो 498 बनती। मैं तो अपने घर पे ही था। यही अपना बैग लेके आई थी, तो मैं लेने ही नहीं गया, बहकाने ही नहीं गया, तो मैंने 498 का अपराध कैसे कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ लेंगे तो आगे तो फिर यही होगा कि भाई तू तेरे हिसाब से बैग पैक करके आ जाना, मैं दे कुछ नहीं दूंगा। और 498 का जो ऑब्जेक्ट है वही खत्म हो जाएगा। 498 का ऑब्जेक्ट ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अर्थ लेंगे, न कि ग्रामर के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रख रहे हो तो भी आप 498 का अपराध कर रहे हो। आजकल प्रैक्टिशनर वकीलों की मेरी यही पूछते हैं कि साहब एक बात बताओ, पत्नी छोड़ करके और प्रेमी के साथ लिव इन में ले रही है, पति को क्या उपचार? पति को यही उपचार है। कौन सा? 498 का परिवाद कर सकता है किसके विरुद्ध? लिव इन वाले पर्सन के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध में। ठीक है, प्रैक्टिस में काम आएगा। नहीं, बहुत केस आएंगे ये। नहीं, तो वो लिव इन में रहने वाले को थोड़ा सा परेशान करोगे ना, तो प्रैक्टिस और अच्छी चलेगी। तो 498, तो इसका जो डेफिनेशन क्लोज है, डेफिनेशन क्लोज में भी यही बात कह रखी है कि भाई हम क्या करेंगे, वो करेंगे। ठीक। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इन संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, समझ गए? यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें अर्थ लेना होगा तो इन वर्डों का अर्थ चेंज हो सकता है। अदरवाइज अगर हम ग्रामेटिकल क्या कर रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अर्थ ले रहे हैं, तो फिर ये है। तो इन्होंने सबसे पहले जो डेफिनेशन दी वो किसकी दी, ऑडियो वीडियो मीन्स, ऑडियो वीडियो मीन्स। भैया इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखा आपने, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर। टेक्नोलॉजी तो ऑडियो वीडियो मीन्स से आएगी।
भाई पहले क्या था कि विटनेस को, जैसे मान लो गंगानगर में रहता है और जयपुर में बयान देने आना है, तो बेचारा सुबह उठता, रात को चलता, सुबह यहाँ कोई वो लेता। आजकल क्या है, वीसी से क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है कि जो वहां गंगानगर में रहते हुए जयपुर में व्यक्ति क्या कर सकता है, बयान दे सकता है। इसको बोलते हैं ऑडियो, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं दे सकता, जो इनका सेंटर है उसी से दे सकता है। इसलिए इन्होंने इसको डिफाइन किया है, किसको, ऑडियो वीडियो मीन्स को। इन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेल इंक्लूड्स यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस of the video conferencing, recording of the process of identification, search, seizure, evidence, transmission of electronic communication for such other purpose by such other means of state government may by rules provide। इन्होंने ये कहा कि भाई वीडियो मीडियो मीन्स का मतलब वो सारी प्रोसेस आएंगी जिनमें वीडियो बनती, जिसमें सारी आएगी, विटनेस भी हो गए, ट्रायल भी हो गई। पुलिस को भी ये कह दिया कि पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसकी भी वीडियो वीडियो बनाएगी, चाहे वो किसी चीज को सीज कर रही हो, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है, सबका क्या होगा। तो वो कम्युनिकल डिवाइस को इन्होंने क्या माना है, ऑडियो वीडियो मीन्स, जिसके द्वारा ये सारे काम। श्रवण दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए पहचान, तलाशी और अभिग्रहण, साक्ष्य की प्रक्रियाओं का अभिलिखित करना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण, अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग, और अन्य साधन भी है जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा क्या करे, उपबंधित करे। देखो दो वर्ड है, एक है बेल और एक वर्ड होता है बॉन्ड। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया और मैं कोर्ट में ये लिख करके देता हूं कि कोर्ट जब भी बुलाएगा तब मैं कोर्ट में आ जाऊं, इसको क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट ही नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। यानी मेरी गारंटी कौन ले रहा है, मैं खुद ले रहा हूं, यानी मेरी गारंटी मैं खुद ले रहा हूं, इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड। और मेरी श्योरिटी दे रहा है कौन, अंकित, कि साहब ये जब आप बुलाओगे कोर्ट में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं 5,000 रुपये कोर्ट में जमा करा दूं। इसको बोलते हैं क्या, बेल। बेल और बॉन्ड में फर्क क्या है, यानी खुद आदमी अपनी जो गारंटी लेता है उसको क्या बोलते हैं। भाई दारू पीने के बाद आदमी गाड़ी चलाता है, वो कहता है बाई गाड़ी चलाएगा, अरे वो क्या कोई एक्सीडेंट, अरे बाई की गारंटी, इस गारंटी को बोलते हैं बॉन्ड। नहीं, यानी अपनी गारंटी जो खुद लेता है इसको तो बोलते हैं बॉन्ड, और कोई अन्य व्यक्ति आपकी श्योरिटी देता है इसको बोलते हैं बेल। दोनों का अंतर समझ में आ गया, बेल क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो दे रखी है वो क्या है, बेल। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दे रखी है वो क्या है, बेल। बेल क्या होती है, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी श्योरिटी दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बेल। और आपकी गारंटी आप खुद दे रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बेल और बॉन्ड का अंतर समझ में आ गया। जमानत और मुचल के, तो जमानत कौन देता है, दूसरा पर्सन, और मुचल का कौन भरता है, खुद आदमी। समझ गए, बंद पत्र, जमानत और बंद। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको बोलते हैं हम बेल। बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन अक्यूज ऑफ एंड सस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ एन फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ।
upon certain condition imposed by an officer court on execution by such person of a bond or a bail bond। जमानत किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कई शर्तों पर अपराध के कारित करने के लिए अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बंद पत्र या जमानत पत्र पर निष्पादन करने पर विधि की अभिरक्षा में ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बेल होने का मतलब यही होता है। फिर आता है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है? देखो पीछे क्या है, ये शेड्यूल दे रखी है। कहां दे रखी है? तैयार। इस शेड्यूल में कॉलम बना हुआ है। पहले में तो लिख रखा है धारा आईपीसी बीएनएस की, फिर अपराध, फिर उसके लिए पनिशमेंट, फिर आगे लिख रखा है कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल का मतलब एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है, और नॉन कोग्निजेबल में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। फिर तीसरा कि ये अपराध बेलेबल है कि नहीं है, आगे बात समझ में। और उसके बाद में किस कोर्ट द्वारा इसकी ट्रायल होगी। तो यानी जो फर्स्ट शेड्यूल में जिन ऑफेंसों को बेलेबल बनाया गया है या किसी प्रेजेंट में एनफोर्सेबल लॉ द्वारा किस बात को बेलेबल बनाया गया है, वो बेलेबल अपराध। जैसे 323 41 है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? बेलेबल, क्योंकि कहां लिख रखा है? फर्स्ट शेड्यूल। मर्डर नॉन बेलेबल है, कहां लिख रखा है? फर्स्ट शेड्यूल। आगे बात समझ। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस समझ में आ गया। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज द बेलेबल इन कहा? फर्स्ट शेड्यूल। इम्पोज सॉरी, or which is made bailable by any other law for the time being in force। And non-bailable offense means any other offense, यानी जो अपराध बेलेबल नहीं है बाकी सारे नॉन बेलेबल। ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया और तत्समय परत विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से अन्य अपराध अभिप्रेत है। ठीक है। फिर आता है बेल बॉन्ड, जमानत पत्र। पहला कौन सा हो गया? बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड कौन देगा? जो श्योरिटी दे रहा है वो। और बॉन्ड कौन देगा? सेल्फ पर्सन तो बॉन्ड भरता है और दूसरे वाला क्या भरता है? बेल बॉन्ड भरता है। तो पहला दे रखा है जमानत पत्र या बेल बॉन्ड, मीन्स अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी, कि प्रतिभूति के साथ छोड़ने के लिए वचन पत्र अभिप्रेत है। और बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड एंड अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटी। विथ श्योरिटी तो क्या हो गया, और विदाउट श्योरिटी यानी खुद की गारंटी। तो प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई भी व्यक्तिगत बंध पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत। समझिए। तो पहली डेफिनेशन क्या होगी? ऑडियो वीडियो मीन्स, दूसरी बेल, तीसरा बेलेबल ऑफेंस, चौथा बेल बॉन्ड और पांचवा बॉन्ड। ठीक है, बाकी फिर हम कल करेंगे। और अभी हम सबसे पहले हमारा जो टारगेट है इस बैच में, मेजर को मजबूत कर, कि मेजर को आप इस प्रकार से तैयार कर लो जब भी एग्जाम आए केवल आपको रिवीजन करनी पड़े। बाकी कोई भी पेपर होगा महीने भर से ज्यादा करनी, अगर मेजर आपकी कम है। तो अभी जो टाइम है उसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर को तैयार करेंगे। बाकी कल मिलते हैं शाम को 5:15 बजे।